वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। हम लोग स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है? अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स 2 के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स 3 के फॉर्म में एंड कॉम्प्लेक्स 4 के फॉर्म में। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स 1 का स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? कॉम्प्लेक्स 2 के स्ट्रक्चर और फंक्शंस हम लोगों ने देख लिया है सारा कुछ डिटेल में। आज हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स 3 के बारे में, डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोगों ने क्या देखा था? एक मॉलिक्यूल था यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में स्टडी कर लिया है। ठीक है, तो आप ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स को देखो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो अब अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? अभी हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का तीसरा कंपोनेंट, जिसका नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स 3। और ये कॉम्प्लेक्स 3 का देखो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इसका अलग अलग नाम है। जैसे पहला नाम क्या है? साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। दूसरा नाम है साइटोक्रोम रिडक्टेज। तीसरा नाम है कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेज। और चौथा नाम है कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, और भी इसका नाम है, मैं बताऊंगा। तो ये नाम ऐसा क्यों पड़ा, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि इसके अंदर दिखता क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या है कॉम्प्लेक्स 3 का, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स 3 में कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ये भी मैं बताऊंगा। सारा कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, और याद रखना कॉम्प्लेक्स 3 जो है ना, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो कॉम्पोनेंट्स है ना, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है उसको आप देखना, आपको समझ में आएगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या चीज? कॉम्प्लेक्स 3 का कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पर समझो, बहुत आसान है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि माइटोकॉन्ड्रिया का अगर इनर मेम्ब्रेन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, ये क्या चीज है? माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे? ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मैं पूरा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बना रहा हूं, मैं बस ये वाला पोर्शन बना रहा हूं ताकि मैं इसको बता पाऊं। अब देखो, ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंपोनेंट्स कहां प्रेजेंट होता है? हम लोग बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ना। किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, कॉम्प्लेक्स 2 के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, कॉम्प्लेक्स 3 के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो ये वाला क्या है? कॉम्प्लेक्स 1 है। ये क्या चीज है? कॉम्प्लेक्स 2 है। ये क्या चीज है? कॉम्प्लेक्स 3 है। ये क्या चीज है? कॉम्प्लेक्स 4 है। ये मैंने बताया था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 को हम लोग बोल सकते हैं कॉम्पोनेंट 1, कॉम्प्लेक्स 2 को हम लोग बोल सकते हैं कॉम्पोनेंट सेकंड, कॉम्प्लेक्स 3 को हम लोग बोल सकते हैं थर्ड कॉम्पोनेंट, और कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? फोर्थ कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके बाद हम लोग बोलेंगे और एक कॉम्प्लेक्स आता है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट तो नहीं करता है, ठीक है, लेकिन एटीपी को बनाने में हेल्प करता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स 5 के नाम से जानते हैं, या इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऑक्सीजोम के नाम से जानते हैं। याद रखना है। और एक चीज, ऑक्सीजोम का हमेशा याद रखना है, ऑक्सीजोम किसके साथ रहेगा प्रेजेंट? हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ईटीएस के साथ। ठीक है, किसके बाद रहेगा? हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 के बाद रहेगा, इसीलिए इसका नाम है कॉम्प्लेक्स 5। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प नहीं करता है। इसका दो पार्ट होगा, एक पार्ट देखो ध्यान से, एक पार्ट हम लोग बोलते हैं बेस, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहेगा। और दूसरा पार्ट देखो ध्यान से, इसको हम लोग बोलेंगे हेड, ये वाला पार्ट जो कि किस तरफ एक्सपोज है, हम लोग बोलेंगे ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया ही तो है ना, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ क्या चीज है? हेड है ना। हेड किसका? ऑक्सीजोम का। जिस तरफ हेड रहेगा, याद रखना, जिस तरफ हेड रहेगा ऑक्सीजोम का, उसी तरफ क्या बनेगा? हम लोग बोलेंगे एटीपी का सिंथेसिस होगा। इस चीज को दिमाग में रखना। ठीक है, इसका मतलब एटीपी का निर्माण कहां होगा? हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ ही होगा। ठीक है, कैसे होगा मैं बताऊंगा। अब देखो, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर समझना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, देखो ध्यान से। अब देखो, कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 है ना, याद रखना, इसके बीच में देखो ध्यान से, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में जो लिपिड बाइलेयर है, वहां पर एक मॉलिक्यूल, तो उस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? यूबिक्विनोन। याद रखना, बहुत सारा यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 को हम लोग एक खास नाम से जानते थे, उस नाम का क्या, वो नाम क्या था? हम लोग बोलेंगे फ्लेवोप्रोटीन। मैंने बताया है, देखना, फ्लेवोप्रोटीन क्यों बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 को? कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 को हम लोग फ्लेवोप्रोटीन इसीलिए बोलते हैं ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 1 में हम लोग बोलेंगे दो प्रोस्थेटिक ग्रुप था, या हम लोग बोलेंगे दो क्या था? हम लोग बोलेंगे कोफैक्टर्स था। एक का नाम क्या मैंने बताया था? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और दूसरा क्या था? हम लोग बोलेंगे आयरन सल्फर
प्रोटीन का जो सीरीज है वो, ठीक है। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वो भी फ्लेवोप्रोटीन है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स 2 को अगर आप देखिएगा तो उसमें भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज था, हम लोग बोलेंगे फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप, और 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप मिलता है कॉम्प्लेक्स 2 में भी, या हम लोग बोल सकते हैं को फैक्टर मिलता है कॉम्प्लेक्स 2 का। 2 को फैक्टर होता है, एक को बोलते हैं फैड या फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं सीरीज ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है, मैंने बताया था। इसीलिए ये दोनों क्या चीज है, फ्लेवोप्रोटीन है, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे क्या मिल रहा है, हम लोग बोलेंगे इसका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ना, इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप की वजह से ये दोनों प्रोटीन का नाम क्या पड़ा है, हम लोग बोलेंगे फ्लेवोप्रोटीन, क्योंकि इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप में क्या आ रहा है, फ्लेवो टर्म आ रहा है, देख सकते हैं, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्या चीज है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये जो फ्लेविन टर्म आ रहा है ना, उससे ही टर्म आया है फ्लेवो, याद रखना इस चीज को, ठीक है, मैंने बताया है, डिटेल में मैंने बताया। अब देखो क्या चीज है, अब खास बात क्या चीज है ना, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 को देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 को याद रखना, हम लोग फ्लेवोप्रोटीन नहीं बोलेंगे, हम लोग क्या प्रोटीन बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम प्रोटीन, याद रखना है, क्या बोलेंगे, साइटोक्रोम प्रोटीन्स बोलेंगे। किसको, कॉम्प्लेक्स 3 को भी साइटोक्रोम प्रोटीन बोलेंगे, और कॉम्प्लेक्स 4 को भी साइटोक्रोम प्रोटीन बोलेंगे, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, इसको साइटोक्रोम प्रोटीन हम लोग क्यों बोल रहे हैं। देखो साइटोक्रोम के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ, क्यों इसका नाम साइटोक्रोम पड़ा, ठीक है, या साइटोक्रोम होता क्या है, देखो ध्यान से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, साइटोक्रोम के बारे में ध्यान देना, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, ठीक है। साइटोक्रोम जब भी कभी टर्म आएगा तो हमेशा याद रखना है कि साइटोक्रोम क्या होता है, हम लोग बोलेंगे एक प्रोटीन होता है, ठीक है, याद रखना इस चीज को, साइटोक्रोम क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन होता है, तो हम लोग बोलेंगे, या तो हम लोग बोलेंगे रेड कलर का प्रोटीन होगा, या तो हम लोग बोलेंगे क्या कलर का प्रोटीन होगा, ब्राउन कलर का प्रोटीन होगा, ठीक है। क्योंकि रेड और ब्राउन कलर का प्रोटीन है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे जो पिगमेंट है ना रेड एंड ब्राउन कलर, वो किसकी वजह से आ रहा है, वो आ रहा है हम लोग बोलेंगे इस प्रोटीन में, मतलब ये साइटोक्रोम में मिलने वाला हम लोग बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, या हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कोफैक्टर, और वो कोफैक्टर का नाम क्या हम लोग बोलेंगे, हीम, याद रखना इस चीज को, ठीक है। ये हीम याद रखना है, ये जो हीम होता है ना, ये किसमें मिलता है, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम प्रोटीन में मिलता है। यही कारण है हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम प्रोटीन का जो कलर होगा वो या तो रेड होगा या हम लोग बोलेंगे ब्राउन होगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीम। और ये जो साइटोक्रोम प्रोटीन होता है ना, इसका काम क्या है, इसका काम क्या चीज है, ये साइटोक्रोम प्रोटीन क्या करता है, देखो ध्यान से, ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे रिलीज भी करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे एक्सेप्ट भी करता है, और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे रिलीज भी करता है। इस चीज को याद रखना, मतलब ये क्या चीज का काम कर रहा है, ये साइटोक्रोम क्या चीज का काम कर रहा है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइटोक्रोम क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे कैरी करने में हेल्प करता है, याद रखना है, ठीक है। और इसमें क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे इसमें मिलेगा इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप, या हम लोग बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, या हम लोग बोलेंगे कोफैक्टर, और वो कोफैक्टर क्या हम लोग बोलेंगे हीम है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स को जो कैरी कर रहा है ये साइटोक्रोम प्रोटीन, तो इलेक्ट्रॉन्स जा किस में रहा है, तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम प्रोटीन में जा रहा है, और साइटोक्रोम प्रोटीन फिर इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कहां जा रहा है, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम प्रोटीन के प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम में जा रहा है, और ये फिर हम लोग बोलेंगे हीम से ये इलेक्ट्रॉन्स फिर बाहर निकल के हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये होता है साइटोक्रोम। इसका मतलब ये देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइटोक्रोम प्रोटीन बोल रहे हैं ना, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स 3 में और कॉम्प्लेक्स 4 में क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या मिलेगा, हीम मिलेगा, याद रखना इस चीज को। और ये साइटोक्रोम क्या इलेक्ट्रॉन कैरियर है ना, तो यहाँ पर भी देखो कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 क्या चीज है, साइटोक्रोम प्रोटीन, इसका मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को लेगा और हम लोग बोलेंगे आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा। इसका मतलब ये दोनों प्रोटीन क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। और वैसे भी तो सोचो ना साइटोक्रोम प्रोटीन है और वो इलेक्ट्रॉन कैरियर ही प्रोटीन तो होता है ना, इस चीज को ध्यान में रखना। अब खास बात क्या है, देखो ध्यान से, खास बात यह है कि साइटोक्रोम प्रोटीन है ना, हमेशा याद रखना एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, हमेशा याद रखना एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज भी तो करेगा ना। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि साइटोक्रोम प्रोटीन वैसा इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन होता है जो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे एक टाइम पे गेन करता है और एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि साइटोक्रोम जो प्रोटीन है ना, ठीक है, याद रखना है चाहे कॉम्प्लेक्स 3 रहे चाहे कॉम्प्लेक्स 4 रहे, दोनों साइटोक्रोम प्रोटीन है। याद रखना है ये एक टाइम पे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ही लेगा और एक इलेक्ट्रॉन को ही रिलीज करेगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है। कैसे करेगी अभी पता चल जाएगा। अब और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो ध्यान से साइटोक्रोम के बारे में, ठीक है, देखना ध्यान से
कि याद रखना है कि साइटोक्रोम हम लोग बोलेंगे, साइटोक्रोम का हम लोग बोलेंगे कितना टाइप हो सकता है, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CYT लिखते हैं, ठीक है। साइटोक्रोम याद रखना है, साइटोक्रोम जो प्रोटीन होता है ना, ठीक है, इसका बहुत सारा टाइप्स हो सकता है। देखो कैसे करके क्या क्या होता है टाइप, तो हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम प्रोटीन का जो सबसे पहला टाइप है ना, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम ए प्रोटीन, ठीक है। दूसरा जो टाइप होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम बी प्रोटीन। तीसरा जो टाइप होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सी प्रोटीन, ठीक है। हाँ, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम हम लोग बोलेंगे सी प्रोटीन, ठीक है। तो ए का भी फर्दर टाइप है, देखो ध्यान से, साइटोक्रोम ए जो प्रोटीन है उसका भी फर्दर टाइप है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम ए, और हम लोग दूसरा को बोलते हैं साइटोक्रोम ए3 प्रोटीन, मतलब साइटोक्रोम ए और हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम 3 प्रोटीन, याद रखना है, ठीक है। साइटोक्रोम ए का जो A3, हाँ ठीक है बिल्कुल। साइटोक्रोम बी जो होता है ना, उसका भी देखो दो टाइप होता है, ठीक है। एक को हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम BL प्रोटीन, ठीक है। दूसरा का क्या बोलेंगे, साइटोक्रोम BH प्रोटीन, देख सकते हैं दो टाइप है, ठीक है। और साइटोक्रोम सी का भी हम लोग बोलेंगे फर्दर दो टाइप होता है, एक खुद हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम सी के फॉर्म में मिलेगा प्रोटीन, और एक को हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम C1 प्रोटीन, ठीक है। तो आप देखो साइटोक्रोम प्रोटीन का क्या क्या टाइप होता है। पहला साइटोक्रोम ए प्रोटीन, साइटोक्रोम बी प्रोटीन एंड साइटोक्रोम सी प्रोटीन। कोई सा भी प्रोटीन हो, याद रखना है ये प्रोटीन क्या चीज का बना होगा, हम लोग बोलेंगे ये प्रोटीन क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये कितने इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा। इसके पास क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या मिलेगा, हिम मिलेगा, इस चीज को याद रखना। और इसका टाइप है, चाहे वो साइटोक्रोम ए प्रोटीन रहे, चाहे वो साइटोक्रोम A3 प्रोटीन रहे, चाहे वो साइटोक्रोम बी प्रोटीन है। साइटोक्रोम बी का भी दो टाइप है, साइटोक्रोम BL, साइटोक्रोम BH। L का मतलब हो गया लाइट और H का मतलब हो गया हेवी, ठीक है। और यहाँ पर साइटोक्रोम C प्रोटीन, उसका भी देखो फर्दर टाइप है, साइटोक्रोम एक C का साइटोक्रोम C बोल सकते हैं, और दूसरा टाइप को क्या बोल सकते हैं, साइटोक्रोम C1 बोल सकते हैं। सारा का सारा साइटोक्रोम प्रोटीन है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, साइटोक्रोम जो बी है ना, यहाँ पर साइटोक्रोम जो BL है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से। साइटोक्रोम बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, साइटोक्रोम, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइटोक्रोम हीम एल, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब भी इसको ऐसे दिखा दो सबसे आसान रहेगा, साइटोक्रोम बी हीम एल, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइटोक्रोम बी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हीम एच, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्ट किसका, साइटोक्रोम प्रोटीन का कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स 3 का सा साइटोक्रोम प्रोटीन है, बी और C1 कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब कौन कौन साइटोक्रोम प्रोटीन मिलकर कॉम्प्लेक्स 3 को बनाया होगा, साइटोक्रोम बी, देखो ध्यान से, साइटोक्रोम बी, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम C1। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये कि कॉम्प्लेक्स 3 को बनाने वाला जो साइटोक्रोम प्रोटीन है ना, वो साइटोक्रोम बी प्रोटीन है। मतलब हम लोग बोलेंगे BL, साइटोक्रोम BL एंड साइटोक्रोम BH है। और हम लोग बोलेंगे कौन सा प्रोटीन है, साइटोक्रोम C। तो साइटोक्रोम C में कौन सा है, साइटोक्रोम C1। तो ये जो प्रोटीन है ना, ये वाला कॉम्प्लेक्स और ये वाला प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स, ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, हम लोग बोलेंगे एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स बना रहा है। उस प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोक्रोम क्या चीज, BC1 कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, जो कि क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स 3 है किसका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या लीजिए, कॉम्प्लेक्स 3 किसके किसके मिलने से बनता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स 3 कैसा प्रोटीन है, साइटोक्रोम प्रोटीन है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स 3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये किसका पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट होता है, ठीक है। कौन, हम लोग बोलेंगे ये कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है, ये याद रखना है कौन कौन साइटोक्रोम प्रोटीन के मिलने से बनता है। कॉम्प्लेक्स 3 हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम बी के मिलने से बनता है, और हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम सी में कौन सा, साइटोक्रोम C1 प्रोटीन के मिलने से बनता है। इसीलिए कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या दिया गया है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स 3 का नाम दिया गया, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो पहला नाम क्लियर हो गया ना, कॉम्प्लेक्स 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम बी, एंड हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम C1 कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो ये था पहला नाम का मतलब। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब मैं ये बताने जा रहा हूं, देखना ध्यान से। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि इसको हम लोग साइटोक्रोम रिडक्टेज भी बोलते हैं। बाकी नाम का भी मैं मतलब यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, क्यों बोलते हैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर देखो, मैंने क्या बताया था, याद करो मैंने क्या बताया था, अगर आपको याद होगा तो देखो ध्यान से। साइटोक्रोम रिडक्टेज क्यों बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 का नाम पहला तो पता चल गया कि साइटोक्रोम क्या चीज है, साइटोक्रोम, इसमें साइटोक्रोम बी प्रोटीन भी है, और हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम C1 प्रोटीन भी है, को किसमें, कॉम्प्लेक्स 3 में, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, साइटोक्रोम BC1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, ठीक है, याद रखना है। अब देखो दूसरा नाम इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइटोक्रोम रिडक्टेज बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, बहुत आसान है।
याद करो मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, मैंने ये बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स वन है ना, देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूँ, इसको ऐसे दिखा रहा हूँ मैं, ये क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स वन है, मैंने बताया था, ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स वन है, इसका भी नाम था, मैंने बताया था नाम किस टाइप से हम लोग इसका नेमिंग किए थे, मैंने बताया था। अब देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वन याद रखना है, मैंने क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स वन के बाद क्या था, देखो ध्यान से, ये वाला कौन सा मॉलिक्यूल है, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल है ना, मैंने बताया था यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल के बारे में भी मैंने बताया था। अब ध्यान से देखो ये क्या चीज है, ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ कॉम्प्लेक्स टू बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से, इसके बारे में भी मैंने बताया था, ये क्या है कॉम्प्लेक्स टू, इसके बारे में भी मैंने बताया था। अब ये देखो ध्यान से, ये क्या मैं बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स थ्री, देखो ध्यान से, ये मैं बना रहा हूँ क्या चीज, कॉम्प्लेक्स थ्री मैं बना रहा हूँ, ये क्या चीज है, C3 मतलब कॉम्प्लेक्स थ्री। इसके बाद क्या होगा, इधर इधर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे इस तरफ क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फोर होगा, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फोर है। और इसके बाद क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजोम होगा, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स 5 के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर देखो नाम कैसे पड़ा इसका, कॉम्प्लेक्स 3 का साइटोक्रोम रिडक्टेज, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, याद रखना कॉम्प्लेक्स 3 कैसा प्रोटीन है, साइटोक्रोम प्रोटीन है, ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने ये बताया था कि कॉम्प्लेक्स वन हमेशा, ये क्या चीज है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इसके नीचे ये क्या चीज है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो ये इनर मेम्ब्रेन, ये कंपोनेंट्स ऑफ बीटीएस है, तो ये वाला पोर्शन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मैट्रिक्स है, किसका हम लोग बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का, मैंने बताया था, ठीक है। अब यहां पर देखो, याद करो मैंने क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स वन हमेशा याद रखना है, रिड्यूस NaDH2 से क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, ठीक है, रिड्यूस NaDH2 से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, ठीक है, और रिड्यूस NaDH2 को ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, हम लोग बोलेंगे NAD में, कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, कौन, कॉम्प्लेक्स वन, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स लेगा, क्यों, क्योंकि रिड्यूस NaDH2 देखो कैसे बना है, ठीक है, रिड्यूस NaDH2 बना है, हम लोग बोलेंगे NAD, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, ये क्या किया, हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स को गेन किया है, तब जाके क्या बना, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NaDH2 बना, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं NaDH2 को क्या बोलते हैं, रिड्यूस NaDH2 बोलते हैं, याद रखना है। तो रिड्यूस NaDH2 से हमेशा याद रखना, कॉम्प्लेक्स वन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही तो लेगा ना, या हम लोग, और इसके साथ साथ 2 प्रोटॉन्स को भी तो लेगा ना, ठीक है, इस प्रोटॉन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, इस प्रोटॉन को मैं किस कलर से दिखा रहा हूँ, ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स याद रखना है, रिड्यूस NaDH2 जो भी क्रेब्स साइकिल के टाइम पे बना होगा मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, चाहे हम लोग बोलेंगे लिंक रिएक्शन के टाइम पे जो भी अनस्टेबल मॉलिक्यूल है रिड्यूस NaDH2 बना है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स वन को देगा, कितना इलेक्ट्रॉन्स देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो ध्यान से, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके अंदर हम लोग बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा कॉम्प्लेक्स वन के अंदर सीरीज ऑफ आयरन सल्फर प्रोटीन में, मैंने बताया था, और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेगा, देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन्स को कौन ले लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को, और हम लोग बोलेंगे 2 प्रोटॉन्स को कौन ले लेगा, कौन ले लेगा, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल ले लेगा। तो ये यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ध्यान से, जैसे हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन, तो यूबिक्विनोन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और वो जो रिड्यूस फॉर्म है ना यूबिक्विनोन का, इसको हम लोग क्या किस फॉर्म में दिखाते हैं, इसको हम लोग QH2 के फॉर्म में दिखाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यूबिक्विनोल, याद रखना ये कौन सा फॉर्म है, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल का रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है। क्यों रिड्यूस्ड फॉर्म है, क्योंकि यूबिक्विनोन Q जिसको यूबिक्विनोन बोलते हैं रिप्रेजेंट करता है कैपिटल Q से, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ले रहा था तो वो हम लोग बोलेंगे किस फॉर्म में था, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में था, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ले रहा था, ठीक है। और ये प्रेजेंट कहां था, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और ये कैसा मॉलिक्यूल है, लिपिड में तैरने वाला मॉलिक्यूल है, लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल है, या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल है, याद रखना है, जो कि किसी भी प्रोटीन के साथ अटैच नहीं है, ये फ्रीली हम लोग बोलेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर में फ्लोट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल है। कितने किससे इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, तो हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स वन से इलेक्ट्रॉन्स को लिया यूबिक्विनोन, जैसे ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन, तो ये यूबिक्विनोन रिड्यूस हो गया किस फॉर्म में, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल के फॉर्म में, ठीक है। और ये जो H2 देख रहे हो, ये वाला, ये दो H है ना, वो किसका H हम लोग बोलेंगे ये वाला H, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया है, ठीक है, याद रखना कौन, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन, तो ये ऐसा दिखेगा। अब यहां पर देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स वन से यूबिक्विनोन में जा रहा होता है ना, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से, मैंने बताया था 4 प्रोटॉन मूव कर जाएगा, कहां हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, मैंने बताया था, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी पार्टिकल्स है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करता चला जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, अपने एनर्जी को लूज करता चला जाएगा, ठीक है। तो वो एनर्जी की वजह से हम लोग बोलेंगे 4 प्रोटॉन मूव कर जाता है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से, कहां पर हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, कॉम्प्लेक्स वन से, ठीक है।
और याद करो मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स वन में क्या था, हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन का चैनल प्रेजेंट होता है, मैंने ये भी बताया था। वही प्रोटॉन के चैनल से 4 प्रोटॉन मूव कर जाता है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, ये मैंने बताया था। अब देखो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो जो किसका इलेक्ट्रॉन्स है, रिड्यूस एनएच2 के इलेक्ट्रॉन्स है ना, जिसको कौन लिया है, कॉम्प्लेक्स वन लिया है ना, या हम लोग बोलेंगे रिड्यूस एनएच2 का ऑक्सीडेशन कौन किया, कॉम्प्लेक्स वन किया है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या चीज, कि रिड्यूस एनएच2 से क्या करना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को करना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हटाना। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स वन क्या किया है, रिड्यूस एनएच2 का क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, मतलब रिड्यूस एनएच2 से इलेक्ट्रॉन्स को हटाया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो मॉलिक्यूल है ना, यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल, ये कैसा मॉलिक्यूल, लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल है। ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये लिपिड बाइलेयर में मूव करेगा। ठीक है, मूव करते करते देखो ध्यान से, ये मूव करते करते ये कॉम्प्लेक्स 2 के पीछे तरफ से मूव करते 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 कहां पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंच जाएगा। देखो ध्यान से, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंच गया। ठीक है, देखो यहां पर समझना है, कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंच गया। देखो ध्यान से, ऐसे करके कौन, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल। यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल कहां पहुंच गया, कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंचा। फर्स्ट थिंग याद रखना। अब देखो यहां पर क्या है, अब यहां पर कॉम्प्लेक्स 2 जो है ना, देखो कॉम्प्लेक्स 2 जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स 2 ये भी तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेगा ना। तो कॉम्प्लेक्स 2 याद रखना है, कॉम्प्लेक्स 2 हमेशा याद रखना है, कॉम्प्लेक्स 2 जो इलेक्ट्रॉन्स को लेता है ना, वो हम लोग बोलेंगे किससे लेता है, वो हम लोग बोलेंगे किससे इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, रिड्यूस FADH2 से। याद रखना है, कॉम्प्लेक्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है और ये रिड्यूस FADH2 को ऑक्सीडाइज कर देता है, किस फॉर्म में, FAD फैट के फॉर्म में। और ये रिड्यूस FADH2 कब बना था, तो हम लोग बोलेंगे क्रेब्स साइकिल के टाइम पे बना था, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में बना था। याद रखना, मैंने इसके बारे में भी डिटेल में बताया है। तो रिड्यूस NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, किसको देगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 को दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और हम लोग बोलेंगे 2 प्रोटॉन्स को दे देगा। तो किससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, रिड्यूस FADH2 से ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब रिड्यूस FADH2 क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 2 किसका ऑक्सीडेशन करता है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस FADH2 का ऑक्सीडेशन करता है, और रिड्यूस FADH2 को अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म में भेज देता है, या स्टेबल फॉर्म में चेंज कर देता है, जिसको बोलते हैं FAD फैट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, किसके इलेक्ट्रॉन्स, रिड्यूस FADH2 के इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 2 से कहां जाएगा, वो भी जाएगा। देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। ठीक है, यहां पर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। देखो ध्यान से, ये वाला, ये कैपिटल क्यू क्या चाहिए, यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल, यूबिक्विनोन। ठीक है, तो अब ये देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 2 से ये इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये नया वाला जो यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल उसमें जाएगा। जैसे ही यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल इस कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस यूबिक्विनोन में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज क्या चीज, हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे QH2 के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, यही वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो H है ना, उसको मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, तो वो बता रहा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आया वो किससे आया, रिड्यूस FADH2 से आया है, कॉम्प्लेक्स 2 से आया। देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो, ये जो यूबिक्विनोल मॉलिक्यूल है ना, ये याद रखना है लिपिड बाइलेयर में फ्लोट करेगा। ठीक है, फ्लोट करते करते ये कहाँ पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे कहाँ पहुंचेगा, कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंचेगा। देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 3 के पास पहुंच गया। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 से जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो हम लोग बोलेंगे किस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंचेगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, याद रखना, FADH2 से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स ही हम लोग बोलेंगे ये रिलीज होगा। कैसे, देखो मैंने बताया था कि FADH2 कैसे बनेगा, FAD फैट, ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स को गेन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, FAD, और इसको H2 के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ किसमें, फैट में, तो वो क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस हो गया, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूस FADH2 वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि रिड्यूस का मतलब रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, हम लोग बोलेंगे FAD फैट, याद रखना है। ठीक है, अब इसीलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जब FADH2 का जब ऑक्सीडेशन होगा, जब इससे इलेक्ट्रॉन्स जब रिलीज होगा, तो कौन इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा, देखो ध्यान से, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो रिलीज होगा ना, और 2 प्रोटॉन्स रिलीज होगा। उसको कौन गेन करेगा, कॉम्प्लेक्स 2, और कॉम्प्लेक्स 2 से कहां जाएगा ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, यूबिक्विनोन में। यूबिक्विनोन किस में चेंज हो जाएगा, यूबिक्विनोल, और ये हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर में आसानी से फ्लोट करते करते कहां तक पहुंचेगा, कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंचेगा। बताने का मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स 1 से हम लोग बोलेंगे किसका इलेक्ट्रॉन्स आया है, कॉम्प्लेक्स 3 तक। हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 1 से रिड्यूस NADH2 का इलेक्ट्रॉन्स आया है कॉम्प्लेक्स 3 तक। कॉम्प्लेक्स 2 से किसका इलेक्ट्रॉन्स आया है, कॉम्प्लेक्स 3 तक, तो हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 2 से हम लोग बोलेंगे रिड्यूस FADH2 वाला इलेक्ट्रॉन्स आया है कॉम्प्लेक्स 3 तक। लेकिन यहाँ पर किस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स आया था, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल, और यूबिक्विनोल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंचा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 तक पहुंचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब कॉम्प्लेक्स 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 3 को हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम प्रोटीन, यही बोलते हैं ना। कॉम्प्लेक्स 3 क्या चीज है, साइटोक्रोम प्रोटीन ही तो है ना। ठीक है,
क्या चीज है, कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम प्रोटीन है, तो कॉम्प्लेक्स 3 क्या है, साइटोक्रोम प्रोटीन है, ठीक है। तो अब ये जो साइटोक्रोम प्रोटीन है ना कॉम्प्लेक्स 3, वो क्या करेगा, देखो ध्यान से, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेगा ना, देखो ध्यान से, ये वाला यूबिक्विनोल से भी इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा याद रखना है, एक टाइम पे कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, हम लोग बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, ठीक है। यहां से भी इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, एक टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, ठीक है, याद रखना। लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा ये मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पर देखो कॉम्प्लेक्स 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम प्रोटीन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स 3 मतलब साइटोक्रोम प्रोटीन, किससे इलेक्ट्रॉन्स को लिया, किससे इलेक्ट्रॉन्स को लिया, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल से, क्या किया हम लोग बोलेंगे, जिसको QH2 दिखा रहे हैं, QH2 से क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को लिया। कितने इलेक्ट्रॉन्स को लिया, 1 इलेक्ट्रॉन्स को लिया, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में हुआ, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम प्रोटीन में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कॉम्प्लेक्स से क्या इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, किससे, यूबिक्विनोल से। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये नोन एज हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, ठीक है। तो इस एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, इस एंजाइम में हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स से हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइटोक्रोम, क्या चीज, साइटोक्रोम का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ ना। इसका मतलब हम बोलेंगे साइटोक्रोम प्रोटीन क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया ना, तब जाके क्या हुआ, साइटोक्रोम प्रोटीन का रिडक्शन। इसीलिए इस साइटो कॉम्प्लेक्स 3 का नाम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, साइटोक्रोम रिडक्टेज। क्या है, साइटोक्रोम रिडक्टेज। रिडक्टेज जो टर्म आया वो रिडक्शन से आया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये साइटोक्रोम जो प्रोटीन है वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन, इसीलिए इसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम रिडक्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये नाम का मतलब है आपका, आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो, अब इसका तीसरा नाम है, देखो ध्यान से, किसका, कॉम्प्लेक्स 3 का, साइटोक्रोम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेज, ऐसा क्यों बोलते हैं। चौथा नाम भी है कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। लेकिन इसका और एक नाम है, देखो ध्यान से, इसको हम लोग बोलते हैं, देखना ध्यान से, यहां पर समझना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूबिक्विनोल। देखो ध्यान से, इसका और एक नाम है जो मैं अभी बता रहा हूं, यूबिक्विनोल। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, यूबिक्विनोल साइटोक्रोम रिडक्टेज, यूबिक्विनोल साइटोक्रोम रिडक्टेज। देखो बोल सकते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स 3 का नाम हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूबिक्विनोल साइटोक्रोम रिडक्टेज। क्यों यूबिक्विनोल बोल रहे हैं, क्योंकि यूबिक्विनोल ही क्या किया, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को किसको दिया है, साइटोक्रोम को दिया है, जिसकी वजह से साइटोक्रोम हम लोग बोलेंगे जो प्रोटीन है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। इसीलिए इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं यूबिक्विनोल साइटोक्रोम रिडक्टेज, याद रखना है, ठीक है। तो ये नाम मैंने लिखा था, आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेज क्यों बोलते हैं, तो मैं यहाँ पर मिटा के बता रहा हूँ कि कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेज क्यों बोलते हैं। देखो ध्यान से, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है ना, देखो इसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स 3 है, ठीक है, याद रखना है। कॉम्प्लेक्स 3 के देखो ध्यान से, इस तरफ हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स, हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, ठीक है। यहाँ पर एक प्रोटीन ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, एक प्रोटीन यहाँ पर हम लोग बोलेंगे लूजली एसोसिएटेड होता है। इस प्रोटीन को, ये भी साइटोक्रोमिक प्रोटीन, इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम, इस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम C प्रोटीन। देखो ध्यान से, जो कॉम्प्लेक्स 3 के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना है, यहाँ पर समझना है, देखो ध्यान से, कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेज, इसका क्या मतलब है। कोएंजाइम Q किसको बोले थे, याद करो मैंने क्या बताया था, कोएंजाइम Q किसका नाम है, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन का क्या नाम है, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन का, हम लोग बोलेंगे दूसरा नाम क्या है, कोएंजाइम Q, या इसको हम लोग यूबिक्विनोन को क्या बोल सकते हैं, कैपिटल Q भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब यूबिक्विनोन, जिसको कोएंजाइम Q बोल रहे हैं, ये किस फॉर्म में हम लोग बोलेंगे, यूबिक्विनोल के फॉर्म में, यूबिक्विनोल के फॉर्म में। देखो ध्यान से, यहाँ पर यूबिक्विनोल की तो फॉर्म में है ना, कौन, हम लोग बोलेंगे कोएंजाइम Q, देख सकते हैं, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल। तो यहां से टर्म आया कोएंजाइम Q, मतलब यूबिक्विनोल, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोएंजाइम Q भी बोल सकते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लिया तो किसमें चेंज हो गया, यूबिक्विनोल में चेंज हो गया। अब ये क्या कर रहा है, साइटोक्रोम C को रिड्यूस कर रहा है, मतलब ये जो है ना, ये जो यूबिक्विनोल है ना, ठीक है, जिसको हम लोग कोएंजाइम Q बोल रहे हैं, वो किस फॉर्म में चेंज हो गया, यूबिक्विनोल के फॉर्म में चेंज हो गया। अब ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को किसको दिया, कॉम्प्लेक्स 3 को दिया, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें हुआ, कॉम्प्लेक्स 3 में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, याद रखना है। अब ये कॉम्प्लेक्स 3 क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम C को दे देगा। तो साइटोक्रोम C में क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे, फिर साइटोक्रोम C क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किया, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रिडक्शन, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 3 मतलब साइटोक्रोम प्रोटीन की वजह से हम लोग बोलेंगे कौन रिड्यूस हो गया, साइटोक्रोम C जो प्रोटीन है वो रिड्यूस हो गया, याद रखना है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, कोएंजाइम Q साइटोक्रोम C रिडक्टेज, मतलब कोएंजाइम Q का मतलब हो गया यूबिक्विनोल
ये क्या किया, साइटोक्रोम सी को क्या किया, रिड्यूस किया, मतलब रिडक्टेज। मतलब कोएंजाइम क्यू वाला इलेक्ट्रॉन्स देखो ध्यान से कहां पहुंचा, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम सी तक पहुंचा। मतलब साइटोक्रोम सी में क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब रिडक्शन। मतलब हम लोग बोलेंगे ये क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम सी क्या किया, सॉरी कोएंजाइम क्यू जो है वो क्या कर दिया, साइटोक्रोम सी को क्या कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया। किसके थ्रू दिया, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम प्रोटीन के थ्रू, मतलब कॉम्प्लेक्स 3 के थ्रू। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम सी, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रिडक्टेज। याद रखना है, ठीक है। मतलब साइटोक्रोम सी का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। रिडक्टेज का मतलब हो गया, रिडक्टेज के पहले वाला जो भी लिखा हुआ है ना वो याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, ठीक है। और इसके पहले जो भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ रहेगा ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया। तो कोएंजाइम क्यू का मतलब यहाँ पर क्या होगा, कोएंजाइम क्यू का मतलब यूबिक्विनोन, और वो किस फॉर्म में, यूबिक्विनोल के फॉर्म में, QH2 के फॉर्म में, ठीक है। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 3 को देगा। और कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, साइटोक्रोम सी तक जाएगा। तो साइटोक्रोम सी में क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, तो साइटोक्रोम सी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए साइटोक्रोम सी रिडक्टेज यहाँ पर टर्म आया है। और यहाँ पर क्या टर्म आया, हम लोग बोलेंगे कोएंजाइम क्यू टर्म आया है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूबिक्विनोल भी बोल सकते हैं, जो मैंने अभी बताया था यहाँ पर, ठीक है। तो इस नाम का मतलब भी पता चल गया। अब इसको हम लोग कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडोरिडक्टेज भी बोलते हैं। देखो क्यों, देखो बहुत आसान है। देखो कोएंजाइम क्यू जो है ना, मतलब यूबिक्विनोल है ना, इससे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। देखो ध्यान से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, किससे, किससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, किससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, देखो ध्यान से, किससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। और लॉस ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहां गया, कहां गया, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 में गया। तो कॉम्प्लेक्स 3 में इलेक्ट्रॉन्स, कॉम्प्लेक्स 3 में जब इलेक्ट्रॉन्स गया, तो फिर कॉम्प्लेक्स 3 देखो ध्यान से, वो इलेक्ट्रॉन्स को किसको दिया, साइटोक्रोम सी को दिया। तो साइटोक्रोम सी क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, मतलब साइटोक्रोम सी में क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये कॉम्प्लेक्स 3, वो हम लोग बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन किया, यूबिक्विनोल से इलेक्ट्रॉन्स को लिया, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन किया यूबिक्विनोल का। और किसका रिडक्शन किया, साइटोक्रोम सी का रिडक्शन किया, मतलब साइटोक्रोम सी को इलेक्ट्रॉन्स दिया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो याद रखना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कोएंजाइम क्यू, ठीक है, या यूबिक्विनोल, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडोरिडक्टेज। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कोएंजाइम क्यू का क्या किया, ऑक्सीडेशन किया इलेक्ट्रॉन्स को लेके, और यही कॉम्प्लेक्स 3 क्या किया, साइटोक्रोम सी को क्या किया, रिड्यूस किया, इसको इलेक्ट्रॉन्स को देके, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स 3 क्या कराया, ऑक्सीडेशन भी कराया और रिडक्शन भी कराया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोएंजाइम क्यू का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। साइटोक्रोम सी का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। किसकी वजह से हुआ, कॉम्प्लेक्स 3 की वजह से हुआ। इसीलिए कॉम्प्लेक्स 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडोरिडक्टेज। याद रखना है। तो नाम का मतलब यहाँ पर यही हुआ। तो मैंने अभी तक क्या बताया, मैंने ये बताया कि यहाँ पर जो भी कॉम्प्लेक्स 3 का जो नाम है ना, वो नाम कैसे करके पढ़ा, तो नाम ऐसे करके पढ़ा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे, क्या चीज का कॉन्सेप्ट है ये, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 का जो नेमिंग है उसके बारे में मैंने बताया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपके दिमाग में ये चीज आएगा कि ये साइटोक्रोम सी क्या चीज है, ये भी याद रखना प्रोटीन है, ठीक है। और ये प्रोटीन कहां जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। ये पेरिफेरल प्रोटीन है, हाइड्रोफिलिक प्रोटीन है, मतलब ये लिपिड बाइलेयर में नहीं इंबेडेड है। ये हम लोग बोलेंगे सुपरफिशियली अटैच है, किससे, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम सी कॉम्प्लेक्स है ये वाला, ठीक है। कौन, हम लोग बोलेंगे सॉरी हाँ ये वाला कॉम्प्लेक्स 3 के साथ ये साइटोक्रोम सी अटैच है सुपरफिशियली। और ये किस तरफ प्रेजेंट है, साइटोक्रोम सी प्रोटीन हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन की तरफ, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। इस चीज को दिमाग में रखना। और ये जो साइटोक्रोम सी जो प्रोटीन है ना, ये वाला साइटोक्रोम सी जो प्रोटीन है ना, याद रखना ये क्या चीज का काम करता है, हम लोग बोलेंगे फेरी बोर्ड का काम करता है, ठीक है। ये फेरी बोर्ड का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है, याद रखना है। तो इसका मतलब हो गया कि जैसे ही हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन्स कहां गया, कॉम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन्स कहां गया, साइटोक्रोम सी में गया ना, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। तो वो साइटोक्रोम सी हम लोग बोलेंगे फिर मूव कर जाएगा साइटोक्रोम सी, और ये हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 4 को देगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स को देगा, एक ही इलेक्ट्रॉन्स को देगा, याद रखना है, क्योंकि कैसा प्रोटीन है, साइटोक्रोम प्रोटीन है, ठीक है। इस चीज को दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 का जो नाम है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दो चीज देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स 3 का स्ट्रक्चर क्या चीज है, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, तो एक्चुअल में यूबिक्विनोल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो और एक इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। और इसके साथ ये जो पेरिफेरल प्रोटीन जुड़ा हुआ है, इस पेरिफेरल प्रोटीन का यहाँ पर क्या रोल है, जिसका नाम क्या है, साइटोक्रोम सी प्रोटीन, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है।
तो अब चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं लिखा हूं किसके रिगार्डिंग हम लोग बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स 3 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहां पर देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट मैं लिखा हूं ना, स्ट्रक्चरली इट इज ए डाइमर, मतलब कॉम्प्लेक्स 3 क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डाइमर प्रोटीन है। ठीक है, मतलब ये क्या चीज का बना हम लोग बोलेंगे, दो आइडेंटिकल मोनोमर्स के मिलने से बनता है कौन, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3। ये हम लोग अभी मैं बना के बताऊंगा। अब एक चीज देखो ध्यान से, यूबिक्विनोल, ये जो यूबिक्विनोल है उससे भी एक इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 लेगा। ठीक है, और ये जो यूबिक्विनोल है उससे भी एक इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 लेगा, क्योंकि एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन्स लेता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें ये वाला यूबिक्विनोल के बारे में बात करेंगे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा, कॉम्प्लेक्स 3 को दे दिया। तो इसका जो और एक इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, तो याद रखना वो इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 में ही जाएगा। और वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे रन कराएगा एक नया साइकिल को, जिसको बोलेंगे क्यू साइकिल। क्यू साइकिल का मतलब हो गया यूबिक्विनोन को फिर से क्या करना, हम लोग बोलेंगे रीजनरेट करना। जैसे यहाँ पर यूबिक्विनोन किस फॉर्म में था, रिड्यूस फॉर्म में था ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, यूबिक्विनोल। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 लेगा, क्योंकि ये साइटोक्रोम प्रोटीन है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो इसका बच जाएगा ना, वो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे इस क्यू को रीजनरेट कराएगा, या हम लोग बोलेंगे रिसाइकिल कराएगा वापस, हम लोग बोलेंगे, ताकि फिर से ये क्यू कहां पहुंच सके, अपने ओरिजिनल प्लेस पे पहुंच सके। ठीक है, तो याद रखना, इस चीज को ध्यान में रखना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स 3 में क्या चलता है, हम लोग बोलेंगे क्यू साइकिल चलता है। तो ये क्यू साइकिल का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मैं एक अलग लेक्चर में डिटेल में मैं बताऊंगा। ठीक है, क्यू साइकिल का क्या कॉन्सेप्ट है, अभी बस इतना जानो कि यहाँ पर क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स 3 होता है ना, ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रनिंग ऑफ, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, क्यू साइकिल। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर मैंने क्या लिखा है कि अगला पॉइंट देखो, यहां पर इट कंटेन्स H+ चैनल व्हिच कैन पास 4 प्रोटॉन्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू, हम लोग बोलेंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, देयरबाय क्रिएटिंग प्रोटॉन ग्रेडिएंट व्हिच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो अब इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स 3 जो है ना, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3 के पास भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, प्रोटॉन चैनल होगा ऐसे करके। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन चैनल। याद रखना, कॉम्प्लेक्स 3 के पास भी होगा। और वो प्रोटॉन, ये कॉम्प्लेक्स 3 से जब इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 से जब इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम C में जब जा रहा होता है ना, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे यहां से, मतलब मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से हम लोग बोलेंगे 4 प्रोटॉन मूव करके कहां चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ चला जाएगा, 4 प्रोटॉन्स, याद रखना है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। देखो ध्यान से, यहां पर भी 4 प्रोटॉन आया था कॉम्प्लेक्स 1 के से जब इलेक्ट्रॉन्स जा रहा था यूबिक्विनोन में। अब यहाँ पर भी 4 प्रोटॉन आ गया, देखो ध्यान से, जब हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 से हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम C प्रोटीन में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट। और ये जो प्रोटॉन्स है ना, जो कहां आ रहा है, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स से कहां आ रहा है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ये प्रोटॉन हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली, देखना ध्यान से, एटीपी को बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये तब समझ में आएगा जब मैं ऑक्सीजोन का कॉन्सेप्ट में बताऊंगा उस टाइम पे। ठीक है, अब ये सब चीज दिमाग में रखो, तो इससे हम लोगों को ये चीज समझ में आता है। तो ये वाला पॉइंट का मतलब यहाँ पर यही है, देखो ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर अब देखना, अब मैं बता रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स 3 का स्ट्रक्चर, इसको मिटा के बता रहा हूँ। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है कि जो कॉम्प्लेक्स 3 होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स 3 क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डाइमर प्रोटीन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक डाइमर होता है। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज का बना होता है, हम लोग बोलेंगे 2 आइडेंटिकल सब यूनिट्स के मिलने से बनता है कौन, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3। देखो ध्यान से, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, स्ट्रक्चरली इट इज ए डाइमर। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, स्ट्रक्चरली इट इज ए डाइमर, याद रखना है। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे ये जो प्रोटीन है ना, कॉम्प्लेक्स 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, वो 2 आइडेंटिकल मोनोमर्स के मिलने से बनता है, याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहां पर पढ़ो, ईच मोनोमर कंसिस्ट ऑफ 11 सब यूनिट्स। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि अगर हम लोग बात करेंगे, देखो ध्यान से, ये मान लो कि कॉम्प्लेक्स 3 है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स 3 है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स 3 हम लोग बोलेंगे 2 एग्जैक्ट आइडेंटिकल सब ये क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डाइमर होता है, डाइमर प्रोटीन होता है। ठीक है, अब ये डाइमर, इसका मतलब इसे 2 मोनोमर के मिलने से बनेगा। तो ये पहला इसका मोनोमर है, ये हम लोग बोलेंगे दूसरा इसका मोनोमर है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, 2 आइडेंटिकल मोनोमर के मिलने से क्या बनता है, एक डाइमर बनता है। और वो डाइमर प्रोटीन क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 है। ये लाइन का मतलब यहाँ पर ये हुआ। अब ध्यान से देखो, ये जो मोनोमर है ना, ये मोनोमर 11 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। ठीक है, और ये जो मोनोमर है ना, ये भी हम लोग बोलेंगे 11 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। ठीक है, तो टोटल कितना सब यूनिट्स हम लोग बोलेंगे, 11 + 11 कितना हम लोग बोलेंगे, टोटल हम लोग बोलेंगे 22 सब यूनिट्स यहाँ पर होता है। ठीक है, याद रखना है।
लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं कि ये जो प्रोटीन है ना वो 11 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। क्यों हम लोग ऐसा पढ़ते हैं? इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि एक्चुअल में हम लोग क्या बोलेंगे, 22 सब यूनिट्स होगा ना, ठीक है, मतलब जितना सब यूनिट्स इसमें है ना ये मोनोमर में, उतना उतना सब यूनिट्स इसमें भी होगा। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो मोनोमर है ना ये एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल है, ठीक है, मतलब इसमें 11 सब यूनिट्स है तो ये भी क्या होगा, 11 सब यूनिट्स होगा। जो सब यूनिट्स यहाँ पर होगा वही सब यूनिट्स यहाँ पर भी होगा, जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर भी होगा, तो टोटल क्या होगा, 11 सब यूनिट्स तो यहाँ पर भी रिपीट होगा ना। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है वो 11 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स होता है ना ये 11 + 11 टोटल 22 सब यूनिट्स के मिलने से बनता है। ईच मोनोमर याद रखना है कंसिस्ट ऑफ 11 सब यूनिट्स, ईच मोनोमर कंसिस्ट ऑफ हम लोग बोलेंगे 11 सब यूनिट्स। टोटल कितना होगा हम लोग बोलेंगे 22 सब यूनिट्स, याद रखना है। अब देखो खास बात क्या चीज है, ध्यान 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 से दो, ये यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। देखो यहाँ पर खास बात ये है कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर जितना भी 11 सब यूनिट्स है या 22 सब यूनिट्स है, ठीक है, उसमें याद रखना कि 3 ही सब यूनिट्स ऐसा होगा ना जो फंक्शनल होगा। मतलब मेरा बताने का क्या मतलब था, यहाँ पर एक डाइमर था ना, सॉरी यहाँ पर एक मोनोमर था, यहाँ पर एक मोनोमर था, यहाँ पर 11 सब यूनिट्स था, यहाँ पर क्या था 11 सब यूनिट्स था, यही था। तो 11 सब यूनिट्स में याद रखना है बस 3 ही सब यूनिट्स ऐसा होगा ना ये वाला मोनोमर में, और ये वाला मोनोमर में भी बस 3 ही सब यूनिट्स ऐसा होगा ना जो क्या होगा हम लोग बोलेंगे फंक्शनल होगा, ठीक है, फंक्शनल होगा मतलब यही फंक्शन करेगा, ठीक है, ये याद रखना। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने में यही वाला जो 3 जो सब यूनिट्स होगा वही क्या होगा हम लोग बोलेंगे फंक्शनल कोर बनाएगा, या हम लोग बोलेंगे फंक्शन को परफॉर्म करेगा। इसमें ये वाला 3, इसमें ये वाला 3, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से। और ये जो तीनों सब यूनिट्स होता है ना, ये तीनों सब यूनिट्स का देखो ध्यान से ये नाम दिया गया, तो मैं बस ये वाला पोर्शन को मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ कि कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन को, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इसको मैं मिटा के यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, देखो ध्यान से। यहाँ पर मैं देखो बना रहा हूँ क्या चीज, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ क्या चीज, कॉम्प्लेक्स 3 को बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये वाला, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये है हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3, ये वाला, ये कॉम्प्लेक्स 3 प्रोटीन है, ठीक है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो कॉम्प्लेक्स 3 प्रोटीन है ना इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ यहाँ पर C3, मतलब कॉम्प्लेक्स 3। इस तरफ क्या चीज है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला क्या चीज है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये वाला क्या चीज है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ऊपर में क्या होगा हम लोग बोलेंगे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल क्या चीज हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स 3 है ना, याद रखना इसमें हम लोग बोलेंगे 3 ही सब यूनिट्स ऐसा होगा ना ईच मोनोमर में जो कि हम लोग बोलेंगे फंक्शनल होगा, ठीक है। और वो 3 सब यूनिट्स को देखो ध्यान से हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, तो पहला सब यूनिट्स को देखो ध्यान से, ये वाला मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये पहला सब यूनिट्स है, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखाया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला सब यूनिट्स है मान लो, ठीक है। और ये जो सब यूनिट्स है ना, देखो ध्यान से, ये जो सब यूनिट्स है ना, ठीक है, इस सब यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रिस्के आयरन सेंटर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे रिस्के, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, रिस्के आयरन सल्फर, सल्फर कैसे हम लोग बोलेंगे सेंटर सब यूनिट, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रिस्के आयरन सल्फर सेंटर सब यूनिट। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो प्रोटीन प्रेजेंट होगा ना वो क्या होगा हम लोग बोलेंगे आयरन सल्फर का प्रोटीन होगा, ठीक है। और रिस्के आयरन का मतलब क्या हो गया, रिस्के का मतलब हो गया, रिस्के साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, ये साइंटिस्ट ने ये खोजा, इसीलिए यहाँ पर जो आयरन सल्फर जो प्रोटीन है इसका नाम क्या चीज है, रिस्के आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है, याद रखना। लेकिन यहाँ पर जो आयरन सल्फर का प्रोटीन का जो टाइप होगा ना वो कैसा टाइप होगा, देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जो टाइप होगा वो हम लोग बोलेंगे 2Fe और 2S टाइप का क्या मिलेगा हम लोग बोलेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन मिलेगा। याद करो कॉम्प्लेक्स 1 में मिल रहा था 4Fe 4S टाइप, कॉम्प्लेक्स ये कॉम्प्लेक्स 2 में भी मिल रहा था, याद करो आयरन सल्फर का प्रोटीन का कुछ टाइप था। और यहाँ पर देखो ध्यान से कॉम्प्लेक्स 3 में भी आयरन सल्फर प्रोटीन का टाइप मिल रहा है जिसका नाम जो कि हम लोग बोलेंगे 2Fe 2S टाइप है, ठीक है, याद रखना है, इस चीज को याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये पहला सब यूनिट है, देखो ध्यान से। अब दूसरा जो सब यूनिट है देखो ध्यान से, इसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला सब यूनिट है, देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, 3 ही सब यूनिट्स को केवल दिखाना है, ये दूसरा सब यूनिट है, ठीक है। और ये जो सब यूनिट्स है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CYT बोलते हैं, साइटोक्रोम C1 प्रोटीन, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं साइटोक्रोम C1 का चीज सब यूनिट, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वही मैंने लिखा है ना साइटोक्रोम C1, जिसके पास क्या होगा साइटोक्रोम C1 प्रोटीन है, इसका मतलब इसके पास जो प्रोस्टेटिक ग्रुप होगा वो प्रोस्टेटिक ग्रुप क्या होगा हम लोग बोलेंगे, ये जो प्रोस्टेटिक ग्रुप होगा वो क्या होगा, हीमी तो होगा ना, हीम क्या होगा, प्रोस्टेटिक ग्रुप होगा, याद रखना है, ठीक है। और तीसरा जो सब यूनिट्स है देखो ध्यान से, जो कि फंक्शनल सब यूनिट्स है उसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ऐसे करके, देखो ध्यान से, ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। और ये जो सब यूनिट्स है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो सब यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम B सब यूनिट्स बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ साइटोक्रोम B सब यूनिट्स बोलेंगे, ये वाला सब यूनिट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना सब यूनिट्स हम लोग बोलेंगे 1,
2 3। ठीक है, पहला सब यूनिट को क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हूं मैं, रिस्के आयरन सल्फर सेंटर सब यूनिट। दूसरा सब यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोक्रोम C1 सब यूनिट। और तीसरा सब यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोक्रोम B सब यूनिट। आप देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने बताया था, याद करो, साइटोक्रोम B का हम लोग बोलेंगे दो टाइप था। ठीक है, एक टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे, एक टाइप को हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम BL बोलेंगे। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइटोक्रोम, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर लिख रहा हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइटोक्रोम क्या चीज, B हीम L भी बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो टाइप था वो क्या टाइप हम लोग बोलेंगे, साइटोक्रोम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, BH, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइटोक्रोम BH हीम लिख सकते हैं। ठीक है, याद करो, इसका दो टाइप था, किसका हम लोग बोलेंगे, साइटोक्रोम B का। अब ये जो प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स इसका नाम क्या है, BC1 कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि यहां पर हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम B भी मिल रहा है, साइटोक्रोम C1 भी मिल रहा है। ठीक है, मेजर रोल इसी का रहता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम BC1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, याद रखना है। ठीक है, और बाकी और भी, यहाँ तो मैं 3 ही फंक्शनल सब यूनिट्स को बनाया ना, टोटल इसमें कितना होगा, 11 सब यूनिट्स होगा, बाकी जो बच गया वो प्रेजेंट होगा, याद रखना है। लेकिन मेन जो काम है वो हम लोग बोलेंगे ये 3 सब यूनिट्स को ही करना है, याद रखना है। ठीक है, ये चीज को अब ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो आयरन सल्फर सब यूनिट्स है ना, या हम लोग बोलेंगे रिस्के आयरन सल्फर सब यूनिट्स है ना, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एक बाइंडिंग साइट होगा, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ठीक है, और वो बाइंडिंग साइट को हम लोग बोलेंगे QP साइट। ठीक है, या इसको हम लोग बोलेंगे Q0 साइट, ऐसे करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, QP साइट या Q0 साइट बोलेंगे, बाइंडिंग साइट है। क्या है इसका सिग्निफिकेंस मैं बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो सब यूनिट है ना, कौन सा सब यूनिट, साइटोक्रोम B वाला सब यूनिट, यहाँ पर दूसरा बाइंडिंग साइट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं QN साइट, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, QC साइट, याद रखना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि यहाँ पर देखो ध्यान से, आयरन सल्फर, डिस्के आयरन सल्फर सेंटर पे का जो सब यूनिट, डिस्के आयरन सल्फर सेंटर जो सब यूनिट्स है, उसमें जो टाइप, उसमें हम लोग बोलेंगे बाइंडिंग साइट होता है, जिसको बोलते हैं QP साइट या Q0 साइट। और हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम B जो सब यूनिट्स है ना, उसमें एक बाइंडिंग साइट होता है, जिसको बोलते हैं QN साइट या QC साइट। तो ये साइट का क्या सिग्निफिकेंस ये पता चलेगा, याद रखना है। ठीक है, तो ये था, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम, सॉरी, कॉम्प्लेक्स 3 जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का होता है, उसका हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने वही लिखा है कि 3 क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे इंपॉर्टेंट क्या होता है, फंक्शनल ये सब यूनिट्स होता है, जिसका नाम मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से, और इसको डायग्राम से मैं यहाँ पर मतलब समझाया हूँ। ठीक है, और ये आयरन सल्फर जो सेंटर होता है, इसको बोलते हैं 2Fe2S, इसको मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब यहाँ पर ये अगर कॉम्प्लेक्स 3 था, अगर आपको याद होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, याद करो, यहाँ पर क्या, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट था, यूबीक्विनोल मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, अगर आपको याद होगा, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, QH2 के फॉर्म में दिखा रहे हैं, यूबीक्विनोल मॉलिक्यूल। ठीक है, याद रखना है। तो ये जो यूबीक्विनोल मॉलिक्यूल है, याद रखिए, कॉम्प्लेक्स 1 से भी, कॉम्प्लेक्स 1 के इलेक्ट्रॉन्स को भी लेके आया है, और एक यूबीक्विनोल मॉलिक्यूल होगा, जिसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, वो कॉम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन्स को लेके आया। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ पर यूबीक्विनोल मॉलिक्यूल होगा ही होगा। अब इस यूबीक्विनोल मॉलिक्यूल के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है, याद रखना, कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितना प्रोटॉन्स है, हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और हम लोग बोलेंगे कितना प्रोटॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स है। ठीक है, हम लोग जानते हैं ये चीज, चाहे वो कॉम्प्लेक्स 1 के रिड्यूस NADH2 के इलेक्ट्रॉन्स रहा है, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा, 2 प्रोटॉन्स होगा, चाहे वो कॉम्प्लेक्स 2 से हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स आया है रिड्यूस FADH2 का, वो भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स ही होगा। इस चीज को ध्यान में रखना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, प्रोटॉन का क्या चीज है, चैनल है, ऐसे करके मैं दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, प्रोटॉन का चैनल है। ठीक है, ये वाला प्रोटॉन का चैनल, इस तरह क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और ये वाला क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन, जिसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स होगा, किसका, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स याद रखना है, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, यूबीक्विनोल से कहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 में जाएगा ना। तो कॉम्प्लेक्स 3 में कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, देखो ध्यान से समझना है यहाँ पर, और याद रखना, एक टाइम पे हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को लेगा कौन, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो उसमें से हम लोग बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन, देखो ध्यान से, ये वाला जो साइड है ना, QP साइड एंड QN साइड, उसका कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा बाद में। अभी देखो ध्यान से, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसमें से याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले कौन लेगा, हम लोग बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, सबसे पहले कौन ले लेगा, ये रिस्के आयरन सल्फर सेंटर ले लेगा, याद रखना है, सबसे पहला। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे यूबीक्विनोल से एक इलेक्ट्रॉन्स कौन ले लेगा, यूबीक्विनोल से एक इलेक्ट्रॉन्स हम लोग ले लेगा, ये कॉम्प्लेक्स 3 का कौन सा पार्ट ले लेगा, हम लोग बोलेंगे रिस्के आयरन सल्फर सेंटर वाला जो सब यूनिट्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, याद रखना है।
अब ये एक इलेक्ट्रॉन्स को देखो ध्यान से देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन्स को किसको देगा, किसको देगा हम लोग बोलेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसको देगा हम लोग बोलेंगे, ये वाला सब यूनिट जिसको क्या बोलते हैं, साइटोक्रोम C1, याद रखना है, ठीक है, साइटोक्रोम C1 को देगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो साइटोक्रोम C1 में आया है, याद रखना है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स याद करो जाएगा कहां पर, मैंने क्या बताया था कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, याद करो एक प्रोटीन था, हाइड्रोफिलिक प्रोटीन था, वो प्रोटीन का नाम क्या हम लोग बोलेंगे, वो प्रोटीन का नाम है साइटोक्रोम, क्या बोले थे इसको, सी बोले थे, याद करो मैंने बताया था, ठीक है। अब साइटोक्रोम सी याद रखना, सबसे पहला थिंग की साइटोक्रोम सी जो है ना, वो प्रोटीन क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, किस कैसा प्रोटीन है, तो पेरिफेरल प्रोटीन है, क्योंकि वो लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड नहीं है, वो किस तरफ है, टुवर्ड्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, जो यूबिक्विनोल से आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना, वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से अल्टीमेटली कहां चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे कहां चला जाएगा, साइटोक्रोम सी में चला जाएगा, ठीक है। अब साइटोक्रोम सी में इलेक्ट्रॉन्स को कौन लेगा, हम मैंने क्या बताया था कि साइटोक्रोम में क्या रहता है, हम लोग बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हीम रहेगा ना, वो किस फॉर्म में रहेगा, हम लोग बोलेंगे फेरिक फॉर्म में रहेगा पहले, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, ठीक है, देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे फेरस स्टेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, याद रखना साइटोक्रोम सी। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, हम लोग बोलेंगे यहां से इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 में जाएगा, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी बस ध्यान दो, ये चीज को माइंड में रखो कि ये यूबिक्विनोल से याद रखना दो इलेक्ट्रॉन से, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पहले कहां आया, रिस्के आयरन सल्फर सेंटर जो है उसमें आया, ठीक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स कहां गया, साइटोक्रोम सी में गया, एक्चुअल में साइटोक्रोम सी के हीम पार्ट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स कहां गया, सॉरी साइटोक्रोम C1 में गया, उसके बाद ये साइटोक्रोम C1 से ये एक इलेक्ट्रॉन कहां गया, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम सी में गया। तो साइटोक्रोम सी में जो हीम था ना, वो किस फॉर्म में था, फेरिक फॉर्म में था, Fe3 के फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन्स को लिया, तो हम लोग बोलेंगे जो फेरिक फॉर्म था ना, वो किस में चेंज होगा, हम लोग बोलेंगे फेरस में, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ किस में, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम सी में, ठीक है, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, साइटोक्रोम सी से फिर इलेक्ट्रॉन्स बट वैसे कॉम्प्लेक्स 4 में जाएगा, कैसे जाएगा वो मैं दिखाऊंगा, आप देखो यहाँ पर इसका और एक इलेक्ट्रॉन्स भी तो बच गया था ना, किसका, हम लोग बोलेंगे ये वाला यूबिक्विनोल का। तो ये जो और एक जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स कहां आएगा, देखो ध्यान से, वो इलेक्ट्रॉन्स आएगा, हम लोग बोलेंगे कौन सा सब यूनिट, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम बी में आएगा। तो साइटोक्रोम बी में कहां पर, किसके पास आएगा, साइटोक्रोम बी में पहले किसके पास आएगा, तो हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम Bl में आएगा, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम Bl से, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम किसके पास जाएगा, BH के पास जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या चलाएगा, साइटोक्रोम बी में हम लोग बोलेंगे एक साइकिल को चलाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यू साइकिल। और ये क्यू साइकिल की वजह से हम लोग बोलेंगे क्या चीज रीजनरेट हो पाएगा, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन फिर से वापस रीजनरेट होके अपने ओरिजिनल प्लेस पे पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स गया इधर और एक इलेक्ट्रॉन्स आया इधर, जो कि क्यू साइकिल को चलाएगा, ठीक है, याद रखना है। अभी क्यू साइकिल का क्या कॉन्सेप्ट है मैं बताऊंगा, ठीक है। अब ये दो प्रोटॉन्स कहां गया, देखो ध्यान से, ये दो प्रोटॉन्स याद रखना, ये दो प्रोटॉन्स हम लोग बोलेंगे कहां चला जाता है, ये दो प्रोटॉन्स चला जाता है, हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चला जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चला गया, ठीक है। और ये दो प्रोटॉन किसका प्रोटॉन था, याद रखना यूबिक्विनोल का प्रोटॉन था, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स देखो ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C में जब जा रहा होता है, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को रिलीज करते चलता है, हम लोग बोलेंगे एनर्जी लूज करते चला जाता है। और वो एनर्जी की वजह से देखो ध्यान से, ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से हम लोग बोलेंगे दो प्रोटॉन हम लोग बोलेंगे मूव करके कहां पहुंच जाएगा, हम लोग बोलेंगे मूव करके पहुंच जाएगा कहां पर, हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, दो प्रोटॉन पहुंच जाएगा, देखो ध्यान से पहुंच गया ना। तो टोटल कितना प्रोटॉन, देखो ध्यान से यहाँ पर क्या, ये कॉम्प्लेक्स 3 से जब इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे कहां जा रहा है, साइटोक्रोम सी की तरफ जा रहा है, या हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोल से जब इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 में आ रहा होता है, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कितना प्रोटॉन्स यहाँ पर ऑल टुगेदर मूव किया, तो हम लोग बोलेंगे 2 यहां से मूव किया और हम लोग बोलेंगे 2 यहां से आया, मतलब मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आया, तो 2 + 2 कितना हुआ, हम लोग बोलेंगे 4 प्रोटॉन, हम लोग बोलेंगे कहां से कहां पहुंचा, हम लोग बोलेंगे ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे पहुंचा। तो ये जो प्रोटॉन है ना, वो भी अगर आप देखो तो वो भी किसका प्रोटॉन है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से कहीं तो प्रोटॉन है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल कहां चला था, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में चला था। और मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग बोलेंगे रिड्यूस FADH2 एंड NADH2 बना था, याद करो, ठीक है। तो वो जो FADH2 था वो क्या था, हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कहीं है, तो वो ये वाला जो H है ना, वो भी H देखो ध्यान से कहां पर पहुंचा, हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुंचा, ठीक है। तो इससे पहले जो मैं ये डायग्राम बनाया था, उसमें मैं जो 4H+ को दिखा रहा था, वो H+ यही है, 2H+ यहाँ का
और हम लोग बोलेंगे 2H प्लस मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया से हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आया। ठीक है, टोटल 4H प्लस आया, याद रखना है। अब देखो ध्यान से, ये जो दोनों साइड है ना, QP एंड QL साइड, याद रखना इसका सिग्निफिकेंस ये Q साइकिल को रन कराने में हेल्प करता है, जो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम यूबिक्विनॉल आर ट्रांसफर टू रिस्के आयरन सल्फर, देख सकते हैं रिस्के आयरन सल्फर जो सब यूनिट्स है वहां पर। ठीक है, टू दी साइटोक्रोम C1, टू साइटोक्रोम C1, देन टू हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम C, यही मैंने लिखा है यहाँ पर। मीनवाइल 4 प्रोटॉन्स गो अक्रॉस द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, देख सकते हैं 2 + 2 4। ठीक है, इस लाइन का मतलब यहाँ पर ये हुआ। ठीक है, तो ये लाइन का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, अब इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर आता है ना साइटोक्रोम C में, ठीक है, तो साइटोक्रोम C के बारे में देखो मैंने यहाँ पर बताया है कि साइटोक्रोम C क्या होता है। तो मैंने क्या बताया था कि साइटोक्रोम C, इसका मतलब ये भी क्या है, साइटोक्रोम प्रोटीन है, इसके पास भी क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हीम ग्रुप प्रेजेंट होगा एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। लेकिन ये जो प्रोटीन होता है ना, याद रखना, ये प्रोटीन का सबसे खासियत क्या चीज है कि हम लोग बोलेंगे ये जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक प्रोटीन होता है। ठीक है, ये कैसा प्रोटीन था, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक प्रोटीन होता है, याद रखना है। और यूबिक्विनोन कैसा प्रोटीन था, हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन प्रोटीन है। यूबिक्विनोन कैसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, हम लोग बोलेंगे कैसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, ये था यूबिक्विनोन था लाइपोफिलिक या हाइड्रोफोबिक। लेकिन यहाँ पर साइटोक्रोम C, याद रखना, ये कैसा प्रोटीन है, हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक प्रोटीन है, मतलब ये हम लोग बोलेंगे लिपिड में प्रेजेंट नहीं होगा, इसीलिए तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ प्रेजेंट है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, और यहाँ पर यूबिक्विनोन जो मॉलिक्यूल था वो याद रखना फ्रीली फ्लोट कर रहा था लिपिड बाइलेयर में, किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं था यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल। लेकिन साइटोक्रोम C जो होता है ना, वो सुपरफिशियली जुड़ा हुआ रहता है, किसके साथ, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 के साथ। कॉम्प्लेक्स 3 का कौन सा पार्ट के साथ, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम C1 के साथ। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से कि साइटोक्रोम C क्या होता है, हम लोग बोलेंगे मोबाइल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, जो कि हम लोग बोलेंगे जुड़ा हुआ रहता है किसके साथ, कॉम्प्लेक्स 3 के साथ। और ये किस तरफ प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द हम लोग बोलेंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। और ये कैसा प्रोटीन होता है, हम लोग बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन होता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिक प्रोटीन भी है, याद रखना है, ये मोबाइल मॉलिक्यूल भी है, याद रखना है। और ये किस तरफ प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स दी, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, इसीलिए क्या चीज है, पेरिफेरल प्रोटीन है, याद रखना इस चीज को। क्योंकि ये प्रोटीन अगर लिपिड में एम्बेडेड रहता ना, तब ये प्रोटीन को हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन नहीं बोलते, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। लेकिन ये लिपिड बाइलेयर में एम्बेडेड नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये मोबाइल मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये मूव कर पाएगा, मूव कर पाएगा, इसका मतलब जैसे ही इसको कॉम्प्लेक्स 3 इलेक्ट्रॉन्स मिला ना, किसको, साइटोक्रोम C को, वैसे हम लोग बोलेंगे कि दोनों के बीच का जो एसोसिएशन है ना, एफिनिटी जो है ना, बाइंडिंग एफिनिटी, वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो एफिनिटी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से साइटोक्रोम C क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 3 से हट जाएगा। हटने के बाद ये मूव करेगा। ठीक है, याद रखना कैसे मूव करेगा, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या चीज है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। अब देख सकते हैं ये इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे ये वाला मान लो कॉम्प्लेक्स 3 प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, देखो टुवर्ड्स हम लोग बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यहाँ पर क्या साइटोक्रोम C है, ये वाला। ठीक है, अब ये क्या चीज है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा तो साइटोक्रोम C क्या करेगा, देखो ध्यान से, साइटोक्रोम C हम लोग बोलेंगे इसी में, यही हम लोग बोलेंगे ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, मतलब लिपिड बाइलेयर के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, ये ऊपर ही ऊपर हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, मूव करेगा, और कहां तक पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचेगा, याद रखना है, कौन, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम C। जैसे ही कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचेगा तो वो कॉम्प्लेक्स 4 को एक टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, एक ही इलेक्ट्रॉन्स देगा, क्योंकि ये साइटोक्रोम प्रोटीन है। ठीक है, अब ये जैसे इलेक्ट्रॉन्स को देगा वैसे ही फिर वापस हम लोग बोलेंगे कहां पहुंचेगा, अपने ओरिजिनल प्लेस पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे साइटोक्रोम C में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, मतलब वो रिड्यूस फॉर्म में। ठीक है, देख सकते हैं Fe3 किसमें चेंज हो गया, हम लोग बोलेंगे Fe2, मतलब साइटोक्रोम C क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन्स को लिया है, तो ये रिड्यूस फॉर्म है। ठीक है, जब साइटोक्रोम C का फेरिक स्टेट किसमें चेंज हो जाए, हम लोग बोलेंगे फेरस में चेंज हो जाता है, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस फॉर्म है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम C प्रोटीन देखो मूव किया, मूव करते करते ये कहां तक पहुंचा, हम लोग बोलेंगे कहां तक पहुंचा, कहां तक पहुंचा, ये वाला मान लो कॉम्प्लेक्स 4 है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचा, कौन, ये वाला साइटोक्रोम C। ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, किसको देगा, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 4 को दिया, कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, एक इलेक्ट्रॉन्स को देगा ना, तो इससे फिर साइटोक्रोम C से क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, मतलब साइटोक्रोम C का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन हुआ मतलब साइटोक्रोम C अपना एक इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे दिया, कॉम्प्लेक्स 4 को दे दिया। अब ये वापस हम लोग बोलेंगे मूव करके कहां तक पहुंचेगा, अपने ओरिजिनल प्लेस तक पहुंचेगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही कारण है कि इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम लोग बोलते हैं फेरी बोट के नाम से जानते हैं। फेरी बोट का मतलब होता है ना
कि एक वैसा नाउ जो कि पीपल को बैठा कर एक प्लेस से दूसरे प्लेस, फिर वापस उस प्लेस से दूसरे प्लेस। मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे फेरी बोट का मतलब हो गया ना, जैसे कि मान लो ये दो किनारा है, ठीक है, यहाँ पर मान लो कि ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो कोई रिवर है, ठीक है, यहाँ पर मान लो बोट है, ठीक है, बोट है, ठीक है, ये बोट क्या किया हम लोग बोलेंगे, कुछ इंडिविजुअल्स को यहाँ पर बैठाया, बैठाने के बाद इस किनारे पे पहुंचा दिया यहाँ पर, ठीक है, आपकी पहुंचाने के बाद यहाँ पर इंडिविजुअल्स उधर गए और फिर से ये बोट वापस अपने प्लेस पे आ गया, फिर से इंडिविजुअल्स को बैठाएगा, फिर से यहाँ पर जाएगा, फिर वापस अपने प्लेस पे आ जाएगा, इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फेरी बोट, ठीक है। तो यहाँ पर साइटोक्रोम सी जो है ना, वो फेरी बोट के तो काम कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है साइटो कॉम्प्लेक्स 3 से और कहां तक पहुंचा रहा है, कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचा रहा है और वापस अपने प्लेस पे पहुंच जा रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा है कि इट एक्ट्स एज, मतलब साइटोक्रोम सी एक्ट्स एज फेरी बोट, इट मींस इट कैरीज वन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 टू कॉम्प्लेक्स 4 एट वन टाइम, एक टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये एक ही इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचाएगा और वापस अपने प्लेस पे पहुंच जाएगा, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो ये था हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम सी का कॉन्सेप्ट, इसे एग्जाम में पूछता है। अब साइटोक्रोम सी का और भी फंक्शन, अगर माइटोकॉन्ड्रिया पढ़िएगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया का रोल रहता है, हम लोग बोलेंगे एपोप्टोसिस में क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। तो एपोप्टोसिस क्या होता है, एक तरह से सेल डेथ होता है, ठीक है। सेल डेथ याद रखना है, सेल में 3 टाइप से हो सकता है, मैंने बताया था, एक को हम लोग बोलते हैं एपोप्टोसिस, दूसरा को हम लोग बोलते हैं नेक्रोसिस, और तीसरा को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ऑटोलाइसिस, ठीक है। तो एपोप्टोसिस के टाइम पे याद रखना है, ये जो साइटोक्रोम सी मॉलिक्यूल रहता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो याद रखना साइटोक्रोम सी का काम क्या कीजिए, ये इलेक्ट्रॉन्स को तो कैरी करता ही करता है, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे क्या चीज में हेल्प करता है, सेल डेथ में हेल्प कराता है, जिसको बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, या हम लोग बोलेंगे एपोप्टोसिस, याद रखना है। और ये क्या चीज का काम करता है, हम लोग बोलेंगे एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, कौन, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम सी, याद रखना एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर ऑक्साइड एनायन, ठीक है, सुपर ऑक्साइड क्या बोलते हैं, एनायन, ठीक है। और ये जो एनायन सब होता है ना, ये एनायन सब अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये एनायंस को क्या करना है, हम लोग बोलेंगे क्या करना है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है। तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम सी क्या करता है, ये जो अनस्टेबल एनायंस है जो कि सेल में डेंजरस हो सकता है, उसको क्या करता है, हम लोग बोलेंगे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए क्या चीज है, एंटीऑक्सीडेंट है, देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने वही लिखा है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम सी का कॉन्सेप्ट, याद रखना यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल है, हम लोग बोलेंगे लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल है या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, मोबाइल मॉलिक्यूल है, ठीक है, याद रखना है। लेकिन साइटोक्रोम सी जो है वो याद रखना हाइड्रोफिलिक मोबाइल मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। और यूबिक्विनोन याद रखना है किसी भी प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, ये फ्रीली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में फ्लोट करेगा। लेकिन साइटोक्रोम सी याद रखना ये जुड़ा हुआ रहेगा सुपरफिशियली किस प्रोटीन के साथ, हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स 3 के साथ, किस तरफ जुड़ा हुआ रहेगा, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, इस चीज को याद रखना। और ये कभी भी हम लोग बोलेंगे ये जो साइटोक्रोम सी है ना, ये हम लोग बोलेंगे लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये कैसा प्रोटीन हो गया, पेरिफेरल प्रोटीन हो गया। और यूबिक्विनोन जो मॉलिक्यूल है ना, वो यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल याद रखना लिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट है, उसी में तैर रहा है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे यूबिक्विनोन मॉलिक्यूल कैसा है, हम लोग बोलेंगे ये एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है, याद रखना यूबिक्विनोन के बारे में। तो ये सब डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में। और ये साइटोक्रोम सी एक बार में एक इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, लेकिन यूबिक्विनोन याद रखना है 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी ले सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। लेकिन यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन्स को ही देगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा कॉन्सेप्ट है, आप अपना भी दिमाग लगाना और थोड़ा याद भी रखना, ठीक है। तो ये मैंने क्या चीज के बारे में बता दिया, मैंने बता दिया कॉम्प्लेक्स 3 का सारा कुछ मैंने बता दिया स्ट्रक्चर के साथ, कैसे करके इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ, वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे करके यहाँ तक पहुंचा, ये सब सारा का सारा मैंने बता दिया। साइटोक्रोम सी का भी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो अब क्या बचा, हम लोग बोलेंगे अब लास्ट कॉम्प्लेक्स बचता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स 4 क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जब गया साइटोक्रोम सी से कॉम्प्लेक्स 4 के पास जब इलेक्ट्रॉन्स गया, तो कौन इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा कॉम्प्लेक्स 4 में, कॉम्प्लेक्स 4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 से इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ जाता है, मेटाबॉलिक वाटर कैसे बनता है, कितना प्रोटॉन्स मूव करता है कॉम्प्लेक्स 4 से, हाँ कॉम्प्लेक्स 4 कितना प्रोटॉन्स को मूव कराता है, कहाँ से, हम लोग बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। ये सब सारा का सारा हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।